बेटा इधर देखो प्लीज, शाबाश। आप बोल रहे थे हम मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, है ना, ज्यादा लंबे खींचते नहीं है। शाबाश, सुनो इधर, गौर से सुनना यार। हमारे मेन एलिमेंट्स कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये मेन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर मैंने फॉर्मेट कराया था, याद होगा आपको कल। उसके अंदर मैंने दो बेसिक फॉर्मेट्स हैं, एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जिसको कहते हैं, और दूसरा इनकम स्टेटमेंट का। वो आप नहीं थे, वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इधर देखो प्लीज, ये जो मैंने मार्कर बनाया, तैयार किया, गाड़ी बनाई, तैयार करी, कुर्सियां बनाई, तैयार करी, बिल्डिंग बनाई, तैयार करी, तो उसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? उसमें आप क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, एफर्ट कितना लगा, वगैरह वगैरह। और फिर उसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को। थोड़ा फ्लो बनाते, रिदम बनाते। अच्छा ये यार फॉर्मेट फिलहाल हैंडआउट एक भी नहीं है आपके पास, तुम लोगों के पास तो है ना, तुम दोनों के पास है, एक दे दो यार, तो क्योंकि शेयरिंग हो जाएगी ना। तुम्हारे पास है, तुम आगे आ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ। अच्छा जी, पेज नंबर है 10 बेटा, फॉर्मेट है पेज नंबर 10 पे। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? आज मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं यार। अभी तो मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूं, वरना लास्ट टाइम पिछले कई सालों तक दो ऐसा भी हुआ। अब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आईसीएमई में गया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे हंस रहे। मैंने क्या हो? कह रहे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप गलत बोल रहे। मैंने कहा पागल हो गए? कह रहे हाँ सर, मैं सुन चल रहा था, कुछ पता ही नहीं है। वो होता है बादों का रमजान में ना, आप ये कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। फिर मैंने उसके बाद से डिसाइड किया 2 रोजे नहीं पढ़ाऊंगा, 2 रोजों में रिकवरी हो जाती है। अभी भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। चले खैर, पेज नंबर 10 आपके सामने ये छोटा सा एक फॉर्मेट बना है जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कहते हैं। बेटा समझ रहे या नहीं? क्लियर? अभी हमने लास्ट क्लास में, मुझे याद पड़ा है, अच्छा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था ना, हो गया था। अब आप पहले मुझे बताओ कोई ऐसी चीज पूछना चाहते हो, थोड़ा रिदम बनता है। अभी रिदम नहीं बन रहा मेरा भी, आप बताओ आपके जहन में क्या आ रहा है, ये बता दें सर, ये बता दें, फिर वो हम एक फ्लो में आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? अबे यार फॉर्मेट था, बस मेन फॉर्मेट था। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, बस एक सवाल और करें, एक आध सवाल करके और वाइंड अप करते हैं। कल यार प्लीज तमाम लोग रेडी रहे, कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सीवीपी को स्टार्ट करते हैं। सही है, आज खींचते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है यार। पेज नंबर क्या बेटा? 12 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको गौर से देखेंगे, बड़ा जबरदस्त सवाल है। आओ इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हैवी सवाल है, मजेदार सा। जॉब नंबर बेटा आपको नजर आ रही है 203, फिर क्या है 301, 302, 303। दीज आर जॉब्स। इसको अगर आप एक कॉमन मैन के हिसाब से देखेंगे तो आप बोलेंगे दीज आर जॉब्स, और अगर आप टेक्निकली बात करेंगे दीज आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग में बड़ा मैटर करता है। जब भी कोई खर्चा हो और अगर उस खर्चे को होते ही पता चल जाए कि ये किसका खर्चा है, ट्रेस हो जाए, तो वो खर्चा डायरेक्ट कहलाता है। और अगर ट्रेस ना हो तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। यहां आप लोग बैठे हो, लेट्स से यू आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मेरे क्लाइंट हो, कस्टमर हो। अब मैं कोई खर्चा कर रहा हूं और मुझे पता है मैं इसके लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन अगर नहीं पता, कॉमन है, सबके लिए है, तो उससे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? FOH। क्योंकि थोड़ा सा एक दूसरे से पूछते रहते हैं तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे, वरना ना बिल्कुल ही फुस हो जाएंगे आप लोग, तो बिल्कुल ही चले जाएंगे। समझ आ गई बात? तो डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं शॉर्ट में? शॉर्ट के मतलब समराइज करें, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट
ट्रेसेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो, जिसको पकड़ना बड़ा आसान हो कि ये गफूर की वजह से खर्चा हुआ, शकूर की वजह से, जहूर की वजह से। और इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो कॉमन इन नेचर हो, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, यू कैन नॉट ट्रेस डायरेक्टली विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? कोई मसला नहीं। अब जरा आओ देखिए इसमें बेटा, इधर सबसे पहले उसके बाद आपको बताता है इस सवाल में बेटा, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आपको निकालना पड़ेगा इसमें, और डायरेक्ट लेबर आवर्स। हाँ भाई नजर आ रहे? और फिर मार्कअप मार्जिन का जिक्र है। नीचे जाए तो आपको कहता है बजटेड एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000, और उसके बाद लेबर आवर्स है 12,500। आप जानते हैं इधर बेटा, इधर अगर आपको बजटेड एफओएच दिया है तो इसका मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जानते हैं कि हमें ओएआर निकालना पड़ेगा। अब 12,500 अगर मैं OAR निकालूं शाबाश, तो 12,500 मेरा बजटेड एफओएच है, और मेरे बजटेड आवर्स कितने यार? बल्कि वो 50,000 है ना, 50,000 है, 50,000 है और 12,500। फरमाइए, आई थिंक 4 पर आर चेक करना यार। नहीं और बाकी लोग नहीं, ये तो वैसे ही बैठा हुआ तफरीह कर रहा है, इसका रोजा नहीं गुजरा तो यहाँ आ गया। याद रहेगा टाइम टेबल? कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीवीपी है, स्टार्टिंग है, वो मिस ना करें। हाँ भाई कल सीवीपी स्टार्ट हो गए यार, सुन रहे भाई आप लोग? कल क्लास होगी इंशाल्लाह 3:45। वही ना, सही तो है, 3:45 हद होती है। तो मैं लिख देता हूं ना 3:45 से 5:45, तकरीबन 5:45 बज जाएंगे। आप समझो 4 ही हो जाएंगे, 3:30 पौने 4। एम राइट? क्लियर? हाँ भाई सही है, नजर आ रहा है आपको? क्या चीज? हाँ तो आर लिख दिए ना। अब अगर देखो बेटा बात सुनो, अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्स हो ना, तो फिर आप जरूर मेंशन करें कि लेबर है, मशीन है, यहाँ तो और ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। लेकिन जब आपको लगे यू हैव मोर देन 1 आर, लेबर आर, मशीन आर, फलाना आर, या बहुत सारे मटेरियल हैं और आप मिक्स कर सकते हैं इन चीजों को, उस सूरत में फिर और भी लिख दें। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ये ले, डायरेक्ट लेबर लिख दें, कोई मसला नहीं। लेबर है, मशीन है, कुछ बताया? लेबर खत्म। लेकिन ये मिक्स नहीं होगा ना। अगर यहाँ पर वो बोलता लेबर आर जी है, मशीन आर जी है, बेस बनाओ इसको, फिर हमारे लिए झंझट था। आई होप मेरी बात समझ गए। अब देखो बेटा बात सुनो, जॉब नंबर, जितनी भी जॉब्स है इधर, इस पे जो भी खर्चा हो रहा होगा वो 2 तरह का होगा। एक वो जो ट्रेसेबल होगा, जब वो खर्चा हो रहा होगा पूछा जा रहा होगा ये लकड़ी किसके लिए आ रही है, जॉब नंबर 101 के लिए। ये लेबर ने कहाँ काम किया, जॉब नंबर 102 पे। ये फलाना ग्लू किसके लिए आया, जॉब नंबर 103 के लिए। इज दैट क्लियर? लेकिन यह बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कॉमन होंगे, उसके लिए हमने वो तरीका निकाला हुआ है OAR सिस्टम। इज दैट क्लियर? थोड़ा और आगे चलते हैं प्लीज। अब आप देखिए ये जो नीचे पैराग्राफ है ना, थोड़ा इसमें इन्वॉल्व रहना है यार, शाबाश। ऑन Jan 1st 2021 जॉब नंबर 202 कॉस्टिंग 22,000, जॉब नंबर 21 ऐसे ही ना, 202। अब ऊपर लिस्ट में शामिल नहीं है 202 ऊपर शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है ये कोई पुरानी जॉब होगी जिसपे इस साल कोई खर्चा नहीं आया। और आप देखिए नाम नजर आ रहा है, कहते हैं जॉब नंबर 202 जिसकी कॉस्ट है 22,000, फिनिश हो गई थी पिछले साल 2020, तैयार हो गई। ठीक, अब आप गौर से सुनेंगे प्लीज। वो जॉब्स और तैयार हो गई और डिलीवर हुई कब? इस साल 18 तारीख को। गौर से सुनना प्लीज, इसको डिफाइन कर दूं, 1 मिनट यहाँ देना प्लीज।
वो जॉब्स, वो यूनिट्स जो तैयार हो गए हो लेकिन बिके ना हो, अनसोल्ड हो, कंप्लीट हो गए हो और अनसोल्ड हो, उनको फिनिश गुड्स कहते हैं। मैं आपको दो डेफिनेशन दे रहा हूं। वो यूनिट जो शुरू हो गए हो लेकिन कंप्लीट ना हुए हो, उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। विच हैज बीन स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड येट। और दूसरा क्या है, वो यूनिट जो तैयार तो हो गए बट बिके नहीं है, उससे हम फिनिश गुड्स कहते हैं, उससे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। कोई मसला? पक्का? चलो आगे। तो ये देखो यार, कहता है फिनिश गुड्स हमारे पास है 22,000। बेटा नजर आ रहा है? दिस इज फिनिश गुड्स ओपनिंग, दिस इज फिनिश गुड्स ओपनिंग। लास्ट ईयर ये एंडिंग था, आज ये क्या हो गया? ओपनिंग। अब आगे चलते प्लीज। कहते हैं इसमें हमने मार्कअप कस्टमर को चार्ज किया है 8,000। ओके फाइन। फिर आप आगे चलते हैं। जॉब नंबर 203, वो जो पहली जॉब नजर आ रही है ऊपर, उसके बारे में कुछ कहते हैं। देवर इन प्रोसेस बाय एंड ऑफ 2020, यानी जब लास्ट ईयर एंड हुआ था तो ये जो जॉब थी, दिस वाज नॉट कंप्लीट बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो उसको हम नाम देते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। कोई मसला? नहीं समझ आया? पक्का? दोबारा से एक हल्का सा बता दूं तो एक दफा और। जॉब नंबर 202 और 203 क्या फर्क है? 202 लास्ट ईयर तैयार हो गई थी लेकिन बिकी नहीं थी, दैट इज फिनिश गुड्स एंडिंग थी लास्ट ईयर। इस साल वो क्या हो गई? फिनिश गुड्स ओपनिंग। और जो हमारे पास जॉब नंबर 203 है, वो लास्ट ईयर तैयारी नहीं हुई थी, है ना? ऐसे ही है ना? दैट इज वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, और क्या कह रहे हैं इसके अलावा? हाँ सही है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो गया। फिर आप देखिए दिसंबर 2021, करंट ईयर बेटा 21 है, लास्ट ईयर 2020 था, आज इस साल हमारा करंट ईयर जो है 2021 है। अब सुने इधर जरा गौर कीजिएगा, शाबाश। ऑन दिसंबर 31, 2021, जॉब नंबर 302, सेकंड लास्ट नजर आ रही है? 302 वो तैयार तो हो गई है लेकिन कस्टमर को डिलीवर नहीं हुई। 302 की बात कर रहे हैं ना? ये क्या कहलाएगा? इसको क्या नाम देंगे? फिनिश गुड्स एंडिंग। कंप्लीट है बट बिकी नहीं। और उसके बाद 303, ये वो जॉब है जो बेसिकली हमारे प्रोसेस में है। अब हमें फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, हमें बनाना है क्या? स्टेटमेंट ऑफ, पहली स्टेटमेंट क्या थी यार? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप गौर करो तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, हमारे पास कितना मटेरियल हमने यूज किया यार? बता सकते हैं प्लीज आप? किस किस जॉब पे किए हमने इस साल? 6,000, 8,000 और 5,000। इसको कंप्लीट अगर टोटल करें तो मैंने बराबर में लिखा हुआ है, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कितना यार? 19,500। ये हमारा टोटल मटेरियल, पूरे साल में इतना मटेरियल हमने कंज्यूम किया मुख्तलिफ जॉब्स पर, उसका अमाउंट बनता है 19,500, चाहे वो कोई भी जॉब हो। ठीक। उसके बाद सेकेंड इज डायरेक्ट लेबर कितना है हमारे पास? 51,500 यार, टोटल बता रहे बेटा डायरेक्ट लेबर। और तीसरी चीज दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉर्मली ये सवाल में होता नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फरमाइए। 10,000 प्लस कीजिएगा 81, इसको हम नाम क्या देते हैं? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट हुई है, उसको आप नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड? क्या करेंगे उसके लिए? फरमाइए। फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ भाई प्लीज, क्या लॉजिक थी?
फैक्ट्री ओवरहेड यार दो तरह के होते हैं, याद आया? एक एक्चुअल, नीचे एक्चुअल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 46,000, बिल्कुल आखिर में तकरीबन रिक्वायर्ड से पहले वाली लाइन नजर आया, फैक्ट्री ओवरहेड। एक ये होता है, और एक चीज होती है जो हम इस रेट के थ्रू फैक्ट्री ओवरहेड कस्टमर को चार्ज करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? एफओएच अप्लाइड। दो चीजें होती है। एफओएच अप्लाइड क्या है, आप लोग थोड़ा सा हल्का सा सुन लो। यानी हम साल शुरू होने से पहले एक एफओएच रेट डिटरमिन कर लेते हैं, और फिर ड्यूरिंग द ईयर आप क्या करते हैं, जो कस्टमर आपके पास आता जाता है आप उसे उस रेट की बेसिस पर ओवरहेड चार्ज करते रहते हैं, उसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल आने में टाइम लगेगा, उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। कस्टमर बैठ के कह रहे प्राइस बताओ, तो आपको इमीडिएटली उसको प्राइस कोट करनी है। तो आपके पास अगर ओएआर यानी एफओएच रेट, इनडायरेक्ट कॉस्ट का रेट अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल नहीं होगी, और फिर आप उसके लिए प्राइसिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो हम फिर क्या कर लेते हैं, साल शुरू होने से पहले हम रेट निकाल लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एफओएच रेट। एफओएच रेट, या हम इसको शॉर्ट में कहते हैं ओएआर, दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्लियर? अब आगे सुने आखिरी चीज, जब ईयर एंड होगा तो जब हम फॉर्मेट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आप एफओएच एक्चुअल नहीं लेते, आप हमेशा ड्यूरिंग द ईयर जब आपके पास कस्टमर आ रहा होगा तो आप उससे कस्टमर को कौन सा एफओएच अप्लाई करते हैं, और आखिर में पीएनएल में जाके उसका जो डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ एफओएच कौन सा लेना होगा, दैट इज अप्लाइड। एफओएच अप्लाइड लेना होगा। अब हमारे पास रेट कितना यार एफओएच का फरमाइएगा? 4 रुपए। और लेबर हमने कितनी यूज की यार? 500, 3,300, 4,200 और 2,000। इन सबको प्लस करना यार। दोबारा से मैं बता दूं, 500, 3,300 और क्या यार? शाबाश, 4,200 और 2,000। ये आर्स है, मैंने सब लिख के दे दिया, और 2,000, टोटल 10,000 घंटे हो गए इंटू 4, फरमाइए 40,000। ये जो 40,000 है ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है एफओएच का। तो ये आपके पास टोटल एफओएच का एस्टिमेटेड अमाउंट आ गया। इसको प्लस कर लो इन दोनों को, तो 1 to 1,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई फैक्ट्री की, जिसको हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको आप नाम दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। वो फिर नीचे सारा नॉर्मली चल रहा है। देखो इधर बात सुनो, इधर शाबाश, गौर से सुनना, इधर देखिए प्लीज। एक दफा अगर आपने यहाँ एफओएच अप्लाइड ले लिया और जब तक आपने ओवर अंडर अप्लाइड को एडजस्ट नहीं किया उस वक्त तक हर चीज नॉर्मल है, एट नॉर्मल है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चर्ड हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, जैसे ही आप ओवर अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करोगे तो फिर वो एक्चुअल, उसके बाद वो एक्चुअल हो जाएगा सारा। एक बात क्लियर होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं यार, और क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सारी फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर आप बाय डेफिनेशन जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 बातें पूरी होनी चाहिए, ये गौर करना। करंट पीरियड की, फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, द ऑल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड। अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहें, ये छोटी सी डेफिनेशन है। करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट। दो लफ्ज है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक लफ्ज है मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। याद है फॉर्मेट में लिख के दिया मैंने, यानी एक को हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और अगला वर्ड है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दोनों में क्या फर्क है पता है? एक, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है
करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, चाहे माल तैयार हो या ना हो, माल तैयार हो या ना हो, बस खर्चा आया हो। और मैन्युफैक्चर्ड क्या है, इस साल जो हमने यूनिट्स बनाए उसकी सारी कॉस्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लियारी एक्सप्रेसवे का शायद नाम सुना हो, इत्तेफाक हुआ हो, कभी सफर किया उस पर? करा है? नहीं, जरूरी नहीं होता, हर किसी को रूट नहीं है। अब अगर कोई बंदा डिफेंस में रह रहा है, उसने कभी लियारी एक्सप्रेसवे यूज नहीं किया होगा। अगर कोई शख्स जो है सपोज औरंगी में रह रहा है, उसने यूज नहीं किया होगा। लियारी एक्सप्रेसवे नॉर्मली उन लोगों को सूट करता है जो हाईवे आने जाने वाले लोग हो, या नॉर्थ में रहते हो, गुलशन में रहते हो। अब जैसे मैं कभी कभी यूज करता हूँ, बहुत कम, लेकिन बहुत से लोग उसे बड़े रेगुलर यूज करते हैं। तो एक मैंने बात पूछी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लियारी एक्सप्रेसवे लेट से अज्यूम करते 10 सालों में बना, 2001 से शुरू हुआ और 2010 में तैयार हो गया। हर साल उस पर खर्चा आया लेट से 10 करोड़, 2001 से लेकर 2009 तक। और आखिरी ईयर जो 2010 है, उस पर खर्चा आया 2 करोड़। तो 92 करोड़ आपके खर्च हो गए और वो लियारी एक्सप्रेसवे बन गया। अब जरा गौर करना, ठीक, 2001 में टोटल खर्चा कितना आया? 10 करोड़। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 2001 का कोई पूछे मैन्युफैक्चर्ड क्या है? 0। 2002 की मैन्युफैक्चरिंग क्या है? 10 करोड़। 2002 की मैन्युफैक्चर्ड 0। 2003 की मैन्युफैक्चरिंग 10 करोड़, मैन्युफैक्चर्ड 0। सुनते जाना, फिर मैं इसको डिफाइन करके आखिर में एंड कर देता हूं। 2010 मैन्युफैक्चरिंग 2 करोड़ और मैन्युफैक्चर्ड 92 करोड़। 92 करोड़। ये एग्जांपल थोड़ी सी आप ध्यान में रखो। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? करंट पीरियड में जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो तैयार हो या ना हो, बस आपने ये देखना है कितना खर्चा हुआ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चर्ड क्या है? इस साल जो यूनिट बने उन पर लगी हुई सारी कॉस्ट, इस साल जो यूनिट बने। अब आप यहां देखिएगा प्लीज, इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले ये खर्चा बेटा देखना प्लीज, ये वो खर्चा सामने देखना यार। हाँ भाई, ये वो खर्चा जो इस साल हुआ, चाहे माल तैयार हुआ हो या ना हुआ हो। फिर आप इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 2-3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, बात सुनो। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पिछले साल की कॉस्ट, ये वो खर्चा है जो इस साल हुआ। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? वो खर्चा जो पिछले साल हमने किया। अब पिछले साल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्या है, आए जरा देखें। हमारे पास सिर्फ एक ही जॉब थी शायद, जरा देखना प्लीज। 203 नजर आई? 203, ये वो अमाउंट है। 19,000 देखो ऊपर, देखो बेटा, 19,000 आपको नजर आ रहा है? ये वो अमाउंट है जो हमने पिछले साल इस पे खर्च किया था, इस जॉब पर। और फिर इसके बाद जब ये हमने अभी स्टार्ट करी तो इस पे मजीद खर्चा किया 2,000 और मजीद कुछ और किया होगा। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है यार? 19,000। जॉब नंबर 203 नजर आई? जॉब नंबर 203 जो पहली जॉब है, उसके बाद ऊपर देखो ना, ऊपर जाके ये रहा, यहां पर वो आपको क्या बोल रहा है? जॉब नंबर 203 वो जॉब है जो बेसिकली पिछले साल प्रोसेस में थी, तैयार नहीं हुई। अब आप गौर से सुनो, इधर देखो बेटा, ये 2000 हमारा ईयर 21, ये वो खर्चा है 2021 में हुआ, लेकिन ये वो खर्चा है जो 2020 में हुआ था। 2000, हाँ बेटा बोले 22,000। अच्छा सुन लो, इधर नीचे जो 2000 दिए हुए उसकी बात कर रहे हो? 2000 जो दिए हुए 202, अच्छा 202, चलो सुनो, गुड। यहां देखो इधर प्लीज, एक मिनट,
202 वर्सेस 203 क्या फर्क है? 202 was finished goods, वो जॉब तैयार थी, बिकी नहीं थी लास्ट ईयर। 203 जो है वो प्रोसेस में है। आप देखो, गौर से देखो, कहता है जॉब नंबर 202 जिसकी कॉस्ट है 22,000, वो तैयार थी लास्ट ईयर, दैट इज नॉट वर्क इन प्रोसेस। लेकिन जॉब नंबर 203 वो प्रोसेस में थी, वो तैयार नहीं हुई थी। तो 202 फिनिश गुड्स ओपनिंग है और 203 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है। आई होप मेरी बात समझ गए। आगे सुनिएगा, इधर इसको प्लस करना यार, 1,40,000, इसको हम नाम देते हैं टोटल क्या, वर्क इन प्रोसेस। डन है। अब आप एक बात बताओ, इसमें सवाल में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग क्या होगा? चले आप बताएं प्लीज। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कौन बताएगा मुझे? एक मिनट। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग सोचो जरा, देखें प्लीज। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूं बेटा, इधर बताता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ भाई फरीन, बात सुने भाई, हमने एग्जाम्पल ली छोटी सी समझाने के लिए। एग्जाम्पल प्लीज, कि यार लेट से कोई भी फ्लाईओवर ले ले, उसको मैंने एक नाम दे दिया लियारी एक्सप्रेस वे। आपके जहन में कोई ऐसा हो जिसे सालों लगे हो बनने में, उस फ्लाईओवर को आप जहन में रख लें। लेट से जब वो फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ तो लेट से उसने 10 साल लिए बनने में, और मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कहा 2001 से लेके 2010 तक उसको टाइम लगा बनने में, और हर साल उसमें खर्चा आया 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ हर साल। लेकिन जो आखिरी ईयर था 2010, उसमें सिर्फ खर्चा आया 2 करोड़ रुपए। तो यार हमने टोटल खर्चा पता है कितना किया है? 92 करोड़। तब जाके वो फ्लाईओवर, वो एक्सप्रेस वे तैयार हुआ। इसको बेस बनाकर मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 बात हो रही है। इस ईयर में जो खर्चा आया उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसका मतलब 2001 की मैन्युफैक्चरिंग 10 करोड़, 2002 की 10 करोड़, 2010 की 2 करोड़। व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चर्ड? मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है करंट पीरियड में जो यूनिट्स तैयार हुए उनकी कॉस्ट। इस साल जो यूनिट्स तैयार हुए उनकी कॉस्ट। ये जो फ्लाईओवर है ना 2001 में तैयार हुआ, ना 2 में, ना 9 में। कब तैयार हुआ? 10 में। उसकी सारी कॉस्ट, चाहे वो इस साल लगी हो, पिछले साल लगी हो, उससे पिछले साल लगी हो, खुदा की कसम 50 साल पहले लगी हो, वो सब उसमें ऐड हो जाएगी। ये मैंने जो फ्लाईओवर वाली एग्जांपल ली है ये समझाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल एग्जांपल के अंदर एक महीने 2 महीने का डिस्टेंस आ रहा होता है। ये एग्जांपल ऐसी है इसमें 10 साल तक ये डेटा जा रहा है, तो 10 साल को समझाने में आसानी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? अब आप यहां देखें, इसी एग्जांपल को यहां पर कोट कर लेते हैं। आओ यहां देखो बेटा, इधर बात सुनो, एक मिनट यार, सामने देखना बेटा, इधर प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यार एक मिनट प्लीज यहां देखना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या मतलब है? इस साल क्या खर्चा आया? अगर मैं आपसे कहूं 2000, इस एग्जांपल के मुताबिक 2010 में चलते हैं, तो इस साल क्या खर्चा आया बताइएगा? 2 करोड़। 2001 से लेकर 2009 तक क्या आया? 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। और इस साल क्या खर्चा आया 2010 में? सिर्फ 2 करोड़। सही? अब आप बात समझिएगा, व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग? 1 से 9। हाँ क्या बात है, इसका मतलब है 90 करोड़।
ये थोड़ा सा लॉजिक जोड़े। 2 करोड़ इस साल लगे और इन यूनिट पर जो पिछले साल तक क्या लगा। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का मतलब ये होता है इस साल के अलावा जो खर्चा आया हो। कुछ लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, वर्क इन प्रोसेस का थोड़ा सा एक लफ्ज समझिएगा फर्क। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पिछले साल जो कॉस्ट लगी नहीं, पिछले साल तक जो कॉस्ट लगी, अप टू लास्ट ईयर। इस साल के अलावा जो खर्चा आया हुआ है उन यूनिट पर जो तैयार नहीं है उसको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कहते हैं। अब आप बेटा देखो इधर, ये हो गया टोटल वर्क इन प्रोसेस, और जब चीज तैयार हो गई तो नो वर्क इन प्रोसेस। समझ गए? अगर आप कह रहे 2010 में तैयार हो गई, इट मींस इट इज नॉट इन प्रोसेस, तो सारा का सारा COGM हो जाएगा। अब बहरहाल आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी एग्जांपल समझाइए। हाँ भाई फरीन, समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे चले यार जरा जल्दी से। मुझे बताओ आप लोग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हल्का सा ट्राई कर लो। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में क्या, एटलीस्ट ये सोच लो जॉब कौन सी होनी चाहिए। 303, क्या बात है, बिल्कुल सही। उस पर कौन कौन सा खर्चा आना चाहिए? 5,500, 10,500, 2,000, ये तो आना ही आना है। इसके अलावा एक खर्चा और भी आना चाहिए, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो हल्की सी वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी, और कुछ भी नहीं। तो ये मिटा दूं, बल्कि छोड़ो यहां पर लिख देने, बाद में मिटा दूंगा। अब आप यहां देखो उधर, प्लीज आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। यार एक बात बताओ, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो गिवन है इस जॉब की। हाँ बेटा समझ रहे या नहीं? डायरेक्ट मटेरियल कितना है यार, जल्दी से बताना। 5,500, 5,500, 5,500, और डायरेक्ट लेबर 10,500, और डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000। अब एफर्ट का क्या करेंगे? तो एफर्ट ये लेंगे 4 रुपए। समझ गए? एक्चुअल एफर्ट कभी नहीं लेंगे आप, हमेशा कौन सा लेते हैं? प्री डिटरमिन्ड OAR। और आपको किस पे बेस कर रहा है वो? आवर्स पे, 2,000 घंटे, तो 2,000 आवर्स। फरमाइए 2,000 आवर्स ही है ना? मैं गलत तो नहीं ले रहा? सही। 8,000, दैट्स इट। ये आ गया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो 15, 16, 18 और 8, 26, 26,000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोले यार। 26,000 ये आपका वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ गया। इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो 114,000। इसको हम नाम देते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या ख्याल है? अब आप दोबारा देखिए इधर, ये हमारा टोटल खर्चा है इस साल का। 19,000 पुराना खर्चा है, तो टोटल खर्चा आ गया 1,40,000, लेकिन अभी भी 26,000 प्रोसेस में है, तैयार नहीं है, उसे बाहर कर दिया। इट मीन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका तैयार होके आगे चला। अगर आप चाहे तो, क्योंकि जगह वहां कम है, तो फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट भी यहां कर लेते हैं, वरना वहां भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। लास्ट क्लास जब मैं वाइंड अप करके गया हूं तो मैंने फिनिश गुड्स को इधर शो किया था इनकम स्टेटमेंट में। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। आप ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रोक दें और आगे जाके पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट बना लें। वरना दूसरा है कि यहाँ COGS निकाल के वहां पर, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग हो रही है ना, तो थोड़ा टाइम कम बचेगा, जगह कम बचेगी, तो हम इसको कंप्लीट करके फिर वहां चलते हैं। इज दैट क्लियर? ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप इसमें प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे क्या? फिनिश गुड्स। फरमाइए फिनिश गुड्स ओपनिंग। इस सवाल में यार फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना अमाउंट है? शाबाश, ट्राई करना यार, पक्का। मार्कअप नहीं, मार्कअप 8,000 है। मार्कअप नहीं करेंगे, वो मार्कअप उसके अलावा है बेटा, 22,000 के अलावा। जरा बिल्कुल सही आपने ट्रेस किया। कहते हैं जॉब नंबर 20202 वो जॉब है जिसपे 22,000 हम लगा चुके हैं और वो तैयार भी थी, लेकिन लास्ट ईयर बिकी नहीं थी। इट मींस फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी हो गई? 22,000। प्लस कीजिएगा 130
6,000। क्या ख्याल है, इसको हम क्या टर्म देते हैं यार? फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और आखिर में लास्ट दैट इज फिनिश गुड्स, फरमाइए एंडिंग। कोई बता सकता है फिनिश गुड्स एंडिंग? ट्राई करो फिनिश गुड्स एंडिंग, सोचो सोचो कौन सी जॉब है ये तो बता दो। 302, बिल्कुल सही, राइटली पॉइंटेड आउट, 302। अब आप देखो इधर, उसमें 8,000, 22,000, 5,000, एक चीज उसमें मिसिंग है, बताओ क्या? FOH। और उसके आवर्स कितने लगे हैं? 4,200। इसका मतलब है हम फिनिश गुड्स एंडिंग की अगर वर्किंग दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी। यार बताना डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है बेटा? 35,000। 35,000 बिल्कुल। ये तो वो खर्चा जो ट्रेसेबल है। इसके अलावा 4,200 घंटे इसमें वर्क हुआ है और 1 घंटे का रेट क्या है? 4 रुपए। फरमाइए तो टोटल कितना हो जाएगा? 51,800। ये कह रहे हो बेटा? 51,800। ये आपका फिनिश गुड्स एंडिंग आ गया। 51,800 प्लस कीजिएगा, ओ सॉरी माइनस, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फरमाइए जी। 84,200। इधर देखो बेटा, इधर इसको क्या नाम देंगे? नॉर्मल। वाई? क्योंकि इस अमाउंट में आपने जो एफर्ट लिया हुआ है वो आपने अप्लाइड लिया हुआ है, वो आपने एस्टिमेटेड लिया हुआ है, वो आपने अप्लाइड लिया हुआ है। ये रहा, ये वाली चीज, इसकी वजह से आप इस कॉस्ट को आप क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्मल। अब आपको चाहिए ओवर अंडर अप्लाइड। जरा गौर करिएगा, हमारे पास अप्लाइड कितना है यार? अप्लाइड कितना है भाई? ये रहा 40,000 है, बोलो। और एक्चुअल कितना है? 46। इसका क्या मतलब हुआ? 6,000। आपने अप्लाई तो किया 40,000, लेकिन एक्चुअली वो खर्चा निकला 6,000। आपने 6,000 कम अप्लाई किया। इसको आप नाम देते हैं अंडर अप्लाइड एफर्ट। यानी बिल्कुल लॉजिक खुद बनाओ, यानी यहां खर्चा आना चाहिए था 46। अगर मैं एक्चुअल अमाउंट ऐड करता प्रोडक्शन रिपोर्ट में तो मैं 46 लेता, लेकिन अभी हम कितने ले रहे हैं? सिर्फ 40,000। 6,000 आपने ऑलरेडी कम लिया है, तो आप यहां जाके प्लस कर देंगे FOH अंडर अप्लाइड। FOH अंडर अप्लाइड कितना बेटा? 6,000 प्लस कीजिएगा 90,200। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये हो गई अब आपके पास एक्चुअल। अब आप P&L बना सकते हैं। सर लास्ट क्लास में इधर देखो प्लीज, होता है बाजू बात आप कंपेयर करते हैं। लास्ट क्लास में आपने ना यहां आके रोक दिया था और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? तो अब क्या करें? तो आप ठीक है वहां पर भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के फिर वहां मूव कर लें। अब आखिरी चीज इनकम स्टेटमेंट प्लीज। इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट फरमाइए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया यार? सेल्स रेवेन्यू। जरा बता सकते हैं आप? ये आपके हवाले सेल्स रेवेन्यू। 1 मिनट बाद में कॉपी कर लेना। सुनो इधर, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले यहां देखना यार प्लीज। सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले मैं जरा फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर दूं। 90,200। जैसे इसको माइनस करेंगे यू वुड गेट ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? 10,000। इट मींस सिर्फ सेल्स तक पहुंचना है।
मैंने कहा जरा फॉर्मेट बना दूं ताकि फिर मेरे पास अगर कोई जगह यूज करनी हुई तो कर लेंगे। अब आप बताओ सेल्स कैसे आएगी? शाबाश, सोचो सोचो, सवाल आपके सामने, शाबाश ट्राई करो। मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है सर, एफओएच ओवर अंडर अप्लाइड अगर स्टेटमेंट ऑफ सीओजीएम में दिखाए तो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सुन लो इधर प्लीज, एक और से सुनेंगे इधर, शाबाश। आप जो कह रहे हो ना आंसर डिफरेंट आएगा, वो कब? अगर आप इस चीज को वर्क इन प्रोसेस के बाद एडजस्ट करते हैं। सीओजीएम में, मैं सीओजीएम में नहीं कर रहा, मैं सीओजीएस के अंदर एडजस्ट कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एडजस्ट करूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा, और अगर मैं यहां करूंगा तो अलग आंसर आएगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। देयर आर टू मेथड्स टू एडजस्ट सीओजीएम और टू एडजस्ट ओवर अंडर अप्लाइड। सीओजीएम में भी करते हैं लोग और सीओजीएस में भी करते हैं, बट नॉर्मली हम ओवर अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इज दैट क्लियर? सीओजीएम में नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं। समझ आ गई बात? अब आपने जब सीओजीएस में एडजस्ट करना है तो डजंट मैटर आप वो सीओजीएस एक फ्लो में बना ले या आप वो यहां बना ले, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके अवेलेबल हैं। आप ऊपर हेडिंग डाल दें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? और अगर आपको लगे नहीं सर इस यहां सिर्फ यहां तक रहना चाहते हैं हम, तो आप यहां तक रह ले और ये चीज उठाए यहां जाए लेके। मेरे पास थोड़ी जगह कम थी तो मैंने कहा, मुझे पता था, मुझे अंदाजा था कि पूरी इनकम से बनाने बैठूंगा जगह गिर जाएगी, और मेरी कोशिश होती है जो वर्किंग में दिखा सकता हूं दिखा दूं, इसलिए मैंने ये किया है। आई होप मेरी बात समझ गए। अब आप मुझे बता दो इसमें कोई सवाल है? नहीं। सेल्स बताओ यार मुझे, सेल्स हाँ भाई देखो इधर बेटा, इधर अब आपको बताता हूं। थोड़ा सा पहले आप, मेरी तो ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा पहले आप हल्का सा इन्वॉल्व हो जाए, फिर पहले आप कर ले। इसमें एक टेक्निकल बात है, पहले एक आध मिनट आप लगाएं, या एटलीस्ट कुछ नहीं करते ना आप, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सर इस जॉब पर, ये 2 3 4 जॉब से इन पर मार्कअप मार्जिन लगेगा तो सेल्स आ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? विच जॉब्स? 302 आपको लगता है 302 पे लगेगा मार्कअप मार्जिन? बस 301 पे भी लगेगा, अब ये कह रहे हैं। 203 को ओपनिंग थी और मतलब ये वर्किंग वो थी प्रोसेस थी और 203 प्रोसेस में। चलो आगे देखो भाई, इधर आप लोग तो बिल्कुल ज़ाहिर है अभी तो फर्स्ट क्लास है, आपको तो पिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कहते हैं ना आ गए और वो भी रमजान में आए तो अब तो फंस गए, तो जरा सा एक्टिव करने के लिए, पार्टिसिपेट करवाने के लिए थोड़ा बहुत पूछ रहा हूँ। और ये थोड़ी कॉमन सेंस की भी बात है। देखो बेटा बात सुनो, गौर से सुनेंगे। 202 हमारी वो जॉब थी जो पिछले साल की पड़ी हुई है, फिर 203 है। अब जरा गौर करना हमारे पास जॉब कौन कौन सी है। 202, 203, 301, 302, 303, यही 5 जॉब्स है। पहले तो नोटिस करो, मैं ये नहीं कह रहा ये लेनी है, मैं ये कह रहा हूं कि नजर आ रही है। 202 ये वो जॉब है जो पिछले साल तैयार थी। 203 ये वो जॉब है जो पिछले साल तैयार नहीं थी। क्या ख्याल है? फिर 301 अभी शुरू करी, 302 अभी शुरू करी, 303 अभी शुरू करी। कॉमन सेंस, जरा गौर करना बेटा प्लीज। यहां देखो शाबाश, वो कह रहा है ये वाली जॉब फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस में है, फिनिश गुड्स में है, और ये वर्क इन प्रोसेस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जॉब्स बिक गई है। सर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ 301 तैयार हुई है। अगर वो
वर्क इन प्रोसेस में भी नहीं है, वो फिनिश गुड्स स्टॉक में भी नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है वो बिक चुकी होगी। अब आप इसको थोड़ा दूसरे वे में आते हैं, आओ प्लीज। जॉब नंबर 202 वो तो बता रहा है तैयार हो गई थी पिछले साल, बिकी है इस साल, वो तो आनी है। जॉब नंबर 203 तैयार नहीं थी पिछले साल, समझ आ गई बात, और अभी ना वर्क इन प्रोसेस में पाई जा रही है ना फिनिश गुड्स में पाई जा रही है। इसका मतलब है वो इस साल तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई और वो बिक भी गई होगी। और जॉब नंबर 301, तो आपने करना क्या है, नथिंग, इन तीनों जॉब्स की कॉस्ट निकाल कर और इसमें मार्कअप मार्जिन ऐड कर देना है। मार्कअप मार्जिन ऐड कर देंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। जरा बताएं मुझे आप, सिर्फ 3 जॉब्स, 202, 203, 201, 301 जी। वर्क इन प्रोसेस थी, समझ गए? कब? ये साल शुरू होने से पहले। ट्राई करो यार, ट्राई करो। बेटा मार्जिन कैसे निकालेंगे? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, एक काम कर लो यार, आप लोग ऐसा कर लो, हाँ आप कर लेना। आप बताए एक काम कर दो, क्योंकि मेरे लिए तो सब मैंने यूज कर लिया ना। यहाँ ये जो एरिया है ना, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगर कॉपी करना है कॉपी कर लो, और पिक्चर लेनी पिक्चर ले लो, क्योंकि फिर मुझे वो जगह मिल जाएगी तो मैं वर्किंग दिखा देता हूँ। कॉपी कर दूं, मिटा दूं? हाँ भाई, आप में से किसी ने कॉपी करना तो कर ले, मैं बस ये एरिया खास तौर पे मिटाने जा रहा हूं। चले बस ये ज्यादा नहीं, बहुत ये एरिया मिल जाए मुझे बहुत होगा। चले जी, पहले आप ट्राई करें इनकम स्टेटमेंट में सेल्स जरा बताएं पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं सेल्स का अमाउंट। शाबाश, ट्राई करें। हाँ अब देखो इधर, पहली जो जॉब है यार वो तो बड़ी सिंपल है, हमने 202 बेचा है ना, तो सेल्स वैल्यू अगर हम निकालेंगे जॉब नंबर 202 की, तो वो तो बहुत आसान है। जॉब नंबर 202 बेटा कितनी कॉस्ट है? 22 प्लस 8,000, व्हाट डू यू थिंक? 30,000। ये तो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्या चीज है बताइए, बोले अगली जॉब कौन सी है यार, बोलिए। 203 जो मुझे नजर आ रही है वो इस तरह से है यार कि आपके पास 203, इसके अंदर कहां गई 203? 19,000 हमने पिछले साल खर्च किए थे, ठीक, जरा गौर करिएगा। 19,000 हमने एक खर्च किया, फिर लेबर कितनी करी, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया? क्या चीज है, लेबर है डायरेक्ट एक्सपेंस है? लेबर है। जॉब नंबर 203 पे कितना? 2,000। क्या ख्याल है, बोलो यार। और एफओएच कितना खर्च हुआ इस साल, कितना आवर्स यूज हुए यार? 500। और लेबर का रेट क्या था एफओएच का? 4 रुपए। तो ये भी इत्तेफाक से 2,000 आ गया। क्या ख्याल है? अब ये मार्कअप है मार्जिन है? मार्जिन है। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 80% से, तो कितना आ जाएगी सेल्स वैल्यू? 19, 2 21, 2 23 डिवाइडेड बाय 80%। प्लीज
क्या चीज? टू 8750। मार्जिन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हमने बात की थी मार्कअप और मार्जिन को किस तरह से डिफाइन किया था। जरा देखें इधर प्लीज। अगर मार्जिन है, और सब सुनना, मार्जिन का मतलब क्या हुआ? 20% अगर मार्जिन है तो कॉस्ट कितनी हुई? 80। अब हमें सेल्स वैल्यू चाहिए, ये नहीं वो 100 हुई, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 या डायरेक्ट 80% से डिवाइड कर दो तो भी वही आंसर आ रहा है। तो जैसे नीचा आप कर सकते हैं। थर्ड इज जॉब नंबर 301। फरमाइए इसका क्या होगा यार? 301 26,000 डायरेक्ट खर्चा है, क्या कहते हो? 26। फिर कितने घंटे लगे यार? 3300। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 4 से। और ये मार्कअप है। मार्कअप कितना मार्कअप है? 25% इंटू 125%। फरमाइए 49,000 कह रहे हो यार? प्लीज 4979 107750 107750। दैट्स इट। ये हमारी टोटल सेल्स आ गई। ये आप यहां रख दो 107750। ठीक, माइनस करो 17,750। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा यार? 7,750। ये है। अगर कोई छोटी मोटी चीज पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, आप तीनों, ठीक है? क्योंकि आपकी पहली क्लास है तो कोई हल्की फुल्की कर। गलत है वैल्यू 17,000 नहीं यार। अच्छा सही बात है, ऊपर 200 है ना, वो मैंने उसको 90,000 देखा। 17,550 बोला ना आपने, और ये भी 7,550। अब फाइन है, ठीक है, कॉपी कर ले। सही है? कुछ पूछना चाह रहे हो? सवाल में दिया हुआ है 19,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। नजर आया? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यार, जॉब नंबर 203। ये यहां से पिक हुआ। यार ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया है, अब नहीं पका रहा है। तुम लोग भी मेरा ख्याल है थोड़े पक गए उससे टॉपिक से। वो फिर ना मैं आगे करवाऊंगा ना, मैंने लिखवाया 2 जगह लिखवाया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, तो वहां कवर कर लेंगे। पहले मैं बोल रहा था, लेकिन यार रमजान भी शुरू हो गया ना, अगर इस टॉपिक को खींचा ना मैंने, आपका रमजान गुजारना आजाब हो जाएगा। खाम बहुत देर लग रही है, वो रिदम टूट रहा है। मुझे लगता है हमारे पास मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन हो गया ना, ठीक है। आगे जाके थोड़ा बहुत मार्जिनल में हल्का फुल्का बता दूंगा, लेकिन आगे खुद ही टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। मार्जिनल कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा, और क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आखिर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, वेरिएंस के बाद, जब भी वेरिएंस होगा। 125%। किसको बोल रहे तुम? किसको मल्टीप्लाई किए? हाँ, ये याद रखना। इधर बात सुनो, ये कॉस्ट भी है और ये भी है। चेक करो, 3300 इंटू 4 प्लस 26। शाबाश, देखो 3300 इंटू 4 प्लस 26 सही है। फिर उसके बाद मार्कअप लगेगा। मेरी सीवी पे शुरू करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, मतलब बहुत पक जाएंगे आप लोग। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा फील कर रहा था कि बहुत ज्यादा खिंच गए ये। मजा आएगा। सीवी बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों हंस रहा भाई? सीवी में नहीं आसान है, मजेदार है। यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको और जगहों पे हेल्प करते हैं, वो सीवीपी है, उस टाइप का टॉपिक है।
जैसे बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे ये भी ऐसे ही है, बहुत से टॉपिक होते हैं वो टॉपिक खत्म, गेम खत्म, कहीं और उसका रोल नहीं होता। ये हो गया, सीवीपी हो गया, ये वो टॉपिक है जो आगे बहुत काम आते हैं। हैंड आउट मैं दे दूंगा, कल आऊंगा तो नए वाले दूंगा, ये तो बेकार हो गया ना आप, ये तो वाइंड अप हो रहा है आज, ये तो बस गुजारा करो आज। क्या कह रहे? हाँ, तो मैं आपको एक काम करूंगा, उनसे कह देता हूँ यासीन भाई फोटो स्टेट वाले, उनके पास मौजूद है, वो नहीं देंगे तो मुझे बता देना, मैं प्रिंट आउट निकाल के फोटो कॉपी करवा दूंगा। सही। हाँ हाँ भाई, तारे आगे चले, ऑफ कर दे। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, बड़ी मुश्किल से चीख चीख के बोलना पड़ रहा है, अपना एनर्जी बचा रहा हूं कल के लिए। सर जॉब नंबर 202 की सेल्स वर्किंग समझा दे। जॉब नंबर 202 की सेल्स वर्किंग, बेटा वो तो बहुत आसान है यार। देखो इधर, जॉब नंबर 202 तो सबसे इजीएस्ट है। वो कह रहा है जॉब नंबर 202 की कॉस्ट है 22,000 और उसमें अपने मार्कअप रखा है 8,000। तो आपने जस्ट उसको ऐड ही तो करना है, नथिंग एल्स। ये मेरा जो साला रमजा, क्या करना है तुझे? वो एक ही है जो सवाल करी जा रही है, फरहीन। फरहीन यार लड़की होगी भाई, फरहीन लड़का तो नहीं हो सकता। नहीं, फरहीन नहीं होता, शमीम हो सकता है, लड़का लड़की, सलीम, सलीमा, नसीमा। हाँ भाई तुम लड़की हो लड़का हो फरहीन भाई, ये इन्होंने बोला यहां से, मेरे हिसाब से तुम लड़की हो भाई। भाई 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 ठीक है ठीक है ठीक है, बस कंफर्मेशन आ गई। अच्छा खैर, सांस मेरी जो ना वो उससे फ्लू हो गया, अजीब सा फ्लू यार 2 दिन से। तो मैं आज तो मैं सोचा था ना जाऊँ, लेकिन मैं अनाउंस नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार चला जाता हूँ। साजिद सर ने तो सुना हटा दी, साजिद सर ले रहे क्लास ही ले रहे, LMS पे चले गए। अबे यार मसला होता है क्या, रमजान आपको लगता है 2 दिन मेरे हिसाब से, मतलब 3 दिन मैक्सिमम होते हैं जिसमें आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। 2 से 3 दिन बाद आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए, वो रिदम टूट जाएगा। आप अब फॉर एग्जाम्पल LMS पे चले जाए या कहीं और थोड़ा रिदम तोड़ दे, वो सही चीज नहीं है। पूरा महीना है तो मसला नहीं, 2-3 रोजों का इश्यू होता है बस। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। आ जाए जरा, एक सवाल और करते फिर वाइंड अप करते, बस एक सवाल समझा करो, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से। थोड़ी सी हिम्मत कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और देख लो बस। अच्छा 9 जो है ना, वो वैसे भी मार्जिनल में ज्यादा अच्छा करूंगा कवर, तो बस एक सवाल और देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। रेडी? यार सांस रुक रही है इससे। नहीं नर्वे की बात नहीं, वो फ्लू अजीब सा हुआ है, ये ना पूरी ऐसे लग रहा है ब्लॉक हुई हुई है, और उससे मेरे यहाँ पर जोर पड़ रहा है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े आप। हमें पढ़िएगा जरा, मैं थोड़ा 1 मिनट रिकवर कर लूं।
हाँ भाई, रेडी है? कोशिश करते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की, कि ये फॉर्मेट याद हो जाए थोड़ा सा। प्लीज, आर यू रेडी? जरा सुने इधर। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले उसने जिक्र किया रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का, अच्छा एक सेकंड यहां मैं देख रहा हूं, ठीक है ठीक है, दोनों आ जाएंगे आराम से। मैं अभी मेरे ध्यान में आया कि यहाँ 2 जगह का एफओएच था, वो भी मैनेज हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ ताकि ये जगह यूज हो जाए प्रॉपर। ठीक है, डन। बस ये सवाल और कर लो ताकि आने का थोड़ा सा नुकसान, टाइम जाया भी ना हो ना, थोड़ा तो कर लो, फिर अब अगली क्लास से इंशाल्लाह सीवीबी से स्टार्ट करना ही है। हाँ बेटा इधर देखिए, हमारे पास सवाल में रॉ मटेरियल, पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं सवाल का। रॉ मटेरियल के बारे में कहानी सुना रहा है। 5 केजी लगता है 1 यूनिट को बनाने में, और 1 केजी की प्राइस है 60 रुपए। लेबर के बारे में कहते हैं 4 घंटे लगेंगे 1 यूनिट को बनाने में, और लेबर का रेट है बेटा कितना, 75 पर आवर। और वेरिएबल एफर्ट का जो रेट है ना वो है कितना, 45 पर यूनिट वेरिएबल एफर्ट। इधर देखो बेटा, इधर हमें तो एफर्ट चाहिए होता है, ये खाली वेरिएबल दे रहा है, फिक्स नहीं दे रहा, 2 दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आपने एक तो ये रखा वेरिएबल, और दूसरी चीज वो कह रहा है फिक्स। वेरिएबल का रेट क्या है, 45, हम इसे मर्ज कर देंगे, कोई मसला नहीं। अब आप जरा गौर कीजिएगा प्लीज। फिर वो आपको कहते हैं फिक्स ओवरहेड है 6 मिलियन, नजर आया, 6 मिलियन है, 60 लाख रुपए है। आपने कहा ओके फाइन। फिर एनुअल सेल्स है, अच्छा ये फिक्स ओवरहेड जो है ये एक्चुअल भी है, बजटेड भी है। फिर एक्चुअल सेल्स दे रहा है 20,000, और एक्चुअल प्रोडक्शन दे रहा है 25,000। लेकिन एक बात और बता रहा है, क्या बताओ? बजटेड प्रोडक्शन बेटा कितनी थी, सोचो शाबाश जल्दी से, 30,000 यूनिट्स। अब आप यहां देखिए, इधर शाबाश। अगर मेरे पास बजटेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो और एक्चुअल भी अवेलेबल हो, तो मैं रेट निकालने के लिए किसको प्रेफर करूंगा, बजटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो रेट हम निकालते हैं ओवरहेड्स का, वो हम निकालते हैं साल शुरू होने से पहले। तो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो फिक्स्ड FOH रेट, वेरिएबल तो निकाल के दिया हुआ है, फिक्स नहीं दिया हुआ। तो ये बता रहा बजटेड फिक्स एफर्ट कितना है यार, बजटेड फिक्स एफओएच, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच, उसने बताया 6 मिलियन was actual fixed FOH and it was budgeted as well। यानी हमारा साल शुरू होने से पहले भी 6 मिलियन था FOH, हम सोच के बैठे थे, और एक्चुअली भी वो कितना निकला, 6 मिलियन। और एक्चुअल प्रोडक्शन 25 है, बट बजटेड प्रोडक्शन क्या थी, 30,000। तो डिवाइड करना, आई थिंक 200 रुपए पर यूनिट। देखना, चेक करना, शाबाश, 200 रुपए। इधर देखो बेटा, इधर ये आ गया 200, इधर देखिएगा शाबाश। आप 245 पूरा ले ले, ये भी हो सकता था। यहां देखिए ये 200 आया, इसमें आप प्लस कर देते 45 और आप कह देते OAR 245। अगर अलग अलग दिखाना चाहो अलग अलग दिखा दो, चॉइस आपकी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। यहां देखो इधर, अब आपने क्या करते हैं, इधर साल शुरू होने से पहले आपने OAR निकाला, उसके लिए आपने लिया बजटेड FOH और डिवाइड किया बजटेड बेस से, तो OAR आ गया। अब आप क्या करेंगे, उस OAR को किस पे अप्लाई करेंगे, एक्चुअल बेस पे। अब वो जो भी हो, ये यूनिट्स है, यूनिट्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल यूनिट से। तो मुझे बता रहा एक्चुअली कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, कितने प्रोड्यूस किए यार, प्रोड्यूस किए 25,000।
तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 25,000 से। फरमाइए। 1125 यार, ये मैंने जगह थोड़ी सी, चलो मैनेज कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इतनी तो जगह चाहिए होगी, तो इसको हटाओ जरा। फिक्स FOH रेट, हाँ अब लिख सकता हूं मैं, अब हमारे पास रीजनेबल जगह हो गई। ये हमने क्या निकाला बेटा? 1125 000 और दूसरा 25,000 इंटू 200, आई थिंक 5 लाख, 5 लाख है ना, बल्कि 50 लाख है, 50 लाख। तो ये टोटल अप्लाइड आ गया 6,125,000। चेक करना, 6,125,000 ऐसी फ्लो में आ गया। पहले एफर्ट तो हमने वो निकाल लिया, अभी हम सिर्फ सवाल को रीड कर रहे थे। फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, फिनिश गुड्स ओपनिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स दिए हुए। अब आए मटेरियल, बताइएगा। हाँ बेटा, इधर कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए? 25। एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लगता है? 5। और 1 केजी की प्राइस बताओ? 60 रुपए। फरमाइए। 75 लैक्स। क्या बात है, ये कह रहे हैं भाई 75 लैक्स मटेरियल का खर्चा आया। व्हाट अबाउट लेबर? 25,000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में शायद 4 घंटे, और बेटा 1 घंटे का पैसा 75, वो भी यही है, सेम अमाउंट आ गया। इत्तेफाक है, कोई रूल नहीं, अल्लाह ना करे। इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस शायद नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 15 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 150 मिलियन। 000 और 000 सही है, थोड़ा सा स्पेसिंग का है, उसको खुल के लिख देते हैं 6,125,000। अब आपके पास ये प्राइम कॉस्ट आ गई और ये दोनों मिला दो तो कितना आ जाएगा यार? 143,875। यार 143 नहीं होगा, प्लस करना है ना बेटा, प्लस भी तो करना है। तो 150 मिलियन 211 लग रहा है मुझे, 211,25,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यार वही तो बोलो, 15 मिलियन होगा ये। नहीं यार 15 मिलियन होगा मेरे हिसाब से, आप चेक करो। शाबाश, कोई बात नहीं, हमने आगे पीछे कर दिया है। 15 मिलियन ये, 6 मिलियन ये, 15 मिलियन है। वो जरा जीरो का मसला आ जाता है। ये 15 मिलियन है। मुझे 150 में पहले भी डाउट हो रहा था कि मैंने कहा बहुत ओवर हो रहा है, और ये 6.125 मिलियन है, तो 21.125 मिलियन आ गया। मेरा ख्याल है नंबर का इतना बड़ा इशू नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ तक ओके यार। अब सवाल में देखिए इधर प्लीज, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। यार देखना बेटा, ना वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, ना सवाल में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। इट मींस यही अमाउंट एज इट इज यहां छप जाएगा, 211,25,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग है, फरमाइए कितना है बेटा अमाउंट? अमाउंट शाबाश, 3,000 यूनिट्स इंटू 800 है ना, 800 है ना, 800 है। फरमाइए 2.4 मिलियन प्लस करना बेटा, तो 235,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब आप मुझे बताओ फिनिश गुड्स एंडिंग की कहानी। शाबाश, यूनिट तो 8,000 है। फरमाइए यूनिट्स 8,000 है, कॉस्टिंग थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। हाँ भाई, ट्राई करो थोड़ा बहुत। सोचो 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 सोचो। अच्छा चलो, इधर आप रिकॉल नहीं कर रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, उसमें आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ा थोड़ा बहुत? कभी बेटा इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई? इनकम स्टेटमेंट बनाई, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दो इसको कॉस्टिंग। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती तो हम क्या कह रहे थे? हमने माल खरीदा। अब माल खरीदा मुख्तलिफ रेट पर, जब मुख्तलिफ रेट पे खरीदेंगे
और मैं कहूं 100 यूनिट खरीदे, 70 बेच दिए, 100 यूनिट खरीदे 70 बेच दिए, जो 100 खरीदे वो अलग अलग रेट पे, तो जो 70 बिके होंगे और जो 30 पड़े होंगे, मसला क्या आएगा, कौन सा वाला रेट चार्ज करे। तो ये ऑप्शन है, या तो फीफो या एवरेज। नॉर्मली कहा जाता है कॉस्टिंग में खास तौर पे, कुछ ना बोले ना फीफो। फीफो इज मोर लॉजिकल देन एवरेज। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फीफो क्या सजेस्ट करता है आपको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां देखिए इधर प्लीज बेटा, बात सुनो गौर से, इधर देखिए, ये जो फिनिश गुड्स ओपनिंग है कितने यूनिट है यार? 300 यूनिट है, 3000 यूनिट है। ये मैंने 300 लिखा हुआ है, 3000 ही लिखा, 3000 यूनिट है फिनिश गुड्स ओपनिंग के, ये पड़े हुए थे हमारे पास। इसका मतलब है पहले ये बिके होंगे, फिर हमने मजीद ये 25,000 नए यूनिट बनाए। इसका मतलब है यार बात सुनो, शाबाश, हमने बनाए 25 नए और पहले के कितने थे? फरमाइए, पहले के 3000 थे, है ना? इधर देखो, इधर इधर एक और देखो, चेकिंग भी हो गई। आप एक बात बताओ, ओपनिंग में कितने यूनिट थे? 3000। फिर हमने प्रोडक्शन कितनी करी बेटा? 25। कितने हो गए ये? 28। और अभी फिनिश गुड्स एंडिंग में कितने पड़े हुए? 8000। तो बिके कितने? 20। और देखो 20 नजर भी आ रहे हैं, कोई मसला? देखो शायद नजर आ रहे हो, कहाँ लिखे हुए ये है कंफर्म है, बल्कि हाँ एनुअल प्रोडक्शन से पहले वाली लाइन बेटा नजर आई? शाबाश। अब मेरी बात समझो, इधर देखो, इन चीजों को डील करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको फीफो से करेंगे या हम इसको वेटेड एवरेज से करेंगे। फीफो से करेंगे या वेटेड एवरेज से करेंगे। यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉस्ट है, कॉस्ट चेंज है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूनिट बनाया 100 रुपए का और उसके बाद जो यूनिट बनाया वो 105 के, फिर जो बनाया 110 के, फिर जो बनाया 115 के, अब माल बिक रहा है, पड़ा हुआ है, उसके लिए फिर जरूरी है कि आप डिसाइड करें कौन सा, किस तरह से आप उसको अज्यूम करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है, आप कहेंगे सबको मिलाओ और एवरेज ले लो, और दूसरा क्या है, आप कहते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आप कह रहे हो जो सबसे पहले पड़ा हुआ था माल, पहले वो बिका होगा, फिर उसके नीचे वाला बिका होगा, फिर उसके नीचे वाला बिका होगा, तो पड़ा कौन सा होगा? जो आखिर में बना है। अब आप देखो, अगर मैं कुछ ना करूं और मैं इस सवाल को फीफो से करूं, अगर मैं इस सवाल को अज्यूम करूं फीफो, सर इसने लिखा नहीं है, मेरा ख्याल लिखा तो नहीं है ना बेटा, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जब ना लिखा हो ना इधर, तो आपको नोट लिखना पड़ता है, assuming the company follows FIFO method, वरना नॉर्मली वो बताता है, नॉर्मली वो बताता है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। कुछ ना लिखा हो, इधर देखना यार प्लीज, इधर देखिए, ये जो 20,000 बिके, कौन से बिके होंगे? 3,000 ये वाले बिके होंगे, और इस 25 में से कितने बिके होंगे? 17। इसका मतलब है इस 25 में से ये जो पड़े हुए एंडिंग, ये वाले 25,000 वाले नए वाले जो अभी बने, जो अभी बने, उनकी कॉस्ट क्या है? उनकी कॉस्ट ये रही 21,125,000। इट मींस हम पहले मालूम करेंगे इस साल जो यूनिट बनाए हैं बेटा, उनकी कॉस्ट है 2,11,25,000, और यार यूनिट कितने बनाए बेटा? 25,000। तो हमारे पास एक एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गई, फरमाइएगा। हाँ 845। अब एक बात सुनो शाबाश, यहां देखो इधर, ये 3,000 जो पुराने पड़े उसमें हमारी कॉस्ट क्या थी? 800, और अब कितनी है? 845। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो माल बिका वो कौन सा है? हम कह रहे हैं यार पहले ये वाला बिका होगा, बाकी इसमें से बिका होगा। इसका मतलब जो पड़ा हुआ है वो सारा वो है जो नया बना है। इट मींस फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट कितने यार? 8,000, और रेट कौन सा लूंगा? 800 नहीं, 845। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, अगर एवरेज होता, सपोज तुम्हारा एग्जामिनर कह देता, तो तुम क्या करते?
बड़ा आसान है, ये रहा प्लस। इधर देखो, अगर वो एवरेज कहता तो 2,3,5 to 5,000, इधर देखो बेटा, कॉस्ट प्लस हो गई, ये नई कॉस्ट, ये पुरानी कॉस्ट। जब कॉस्ट प्लस हो गई तो यूनिट भी प्लस कर दो। पुराने 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 यूनिट कितने? 3,000 और नए 25,000। दैट्स इट। अब ना 800 होगा ना 845 होगा, इसके दरमियान कोई कॉस्ट आएगी, चेक करना। 17 अब ये एवरेज आ गया। दो ही ऑप्शन है, या तो फीफो बोलेगा या एवरेज बोलेगा। सर वो उसने कुछ नहीं बोला, आई वुड रेकमेंड फीफो से करो, लेकिन जरूरी नहीं है। सर मैंने एवरेज से कर दिया, नोट लिखा है फाइन, नोट नहीं लिखा तो गड़बड़ है। समझ रहे हैं आप? वी हैव बोथ ऑप्शंस, लेकिन याद रखना एग्जामिनर जब ये करेगा, कॉस्टिंग डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो मेथड भी मेंशन जरूर करेगा। ठीक है, समझ गए? दैट्स इट। माइनस करना, जरा देखना, 6760 चेक करना, यही बेटा। सही है। अब आप क्या बोले? 16 नहीं यार, चेक करो 30 समथिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, ये इतना बड़ा अमाउंट क्यों आ रहा है? 23.52 मिलियन है ना, 6 मिलियन है तो 29-30 आ रहा है, 30 समथिंग आ रहा है यार। नहीं, फिनिश गुड्स एंडिंग है ना। हाँ, माइनस करेंगे, सॉरी। अब माइनस करना है यार, 167 हाँ, वो मैं गलत पढ़ रहा था। 167,65,000 परफेक्ट हो गया, सही है। अब आप जरा देखना, एक्चुअल एफओएच कहीं है? एक्चुअल एफओएच कहीं है? कहीं नहीं है। नहीं है, एज सच मेंशन नहीं है ना यार, समझ गए आप? वो तो आपको दे रहे हैं ना, बजटेड वेरिएबल एफओएच दे दिया, और 6 मिलियन से आपको फिक्स एफओएच आपको दे रहा है। ठीक है, तो यही एक्चुअल है। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक्चुअल एफओएच कितना है यार? प्लीज गौर करना, एक्चुअल एफओएच कितना है? पहले बजटेड फिक्स कितना था यार? वो कह रहे हैं एज बजटेड। एक तो एक्चुअल वेरिएबल ले लो पहले, 45 है ना पर यूनिट, बोलो 45, और एक्चुअल यूनिट कितने बनाए हमने? 25,000। और एक्चुअल फिक्स कितना है? वो कह रहे हैं बजटेड भी वही और वेरिएबल तो 6 मिलियन, दोनों को प्लस करना। ये फाइनल आंसर है 7125,000। ठीक है बेटा। और एफओएच अप्लाइड हमने कितना लिया? एफओएच अप्लाइड ये रहा, कहां गया? 6125 है ना, तो 1 मिलियन का डिफरेंस आ गया। ये अंडर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है। तब आप यहां आए और एफओएच अंडर अप्लाइड है 1 मिलियन, इनको प्लस करना यार, 1765,000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद वो इनकम स्टेटमेंट तो आप समझते हो ना, वो तो आसान ही है। अब आप पहले इसको समझो सर, ये एक्चुअल एफओएच की कहानी थोड़ी समझा दे। यहाँ देखो इधर, उसने कहा एक्चुअल वेरिएबल एफओएच का रेट कितना है? 45। उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? प्रोडक्शन से, तो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल एफओएच आ गया। और फिक्स एफओएच, वो दोनों कह रहा है फिक्स जो एफओएच है, बजटेड भी 6 मिलियन था और एक्चुअल भी 6 मिलियन है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास एक्चुअल एफओएच आ गया 7.125 मिलियन। लेकिन जो हमने अप्लाई किया है वो है 6.125 मिलियन, ये रहा। इट मींस हमने 1 मिलियन अंडर अप्लाई किया, उसको एडजस्ट किया, एंड दैट्स इट। फिलहाल आज के लिए काफी, तुम लोग भी नहीं चाह रहे, मैं भी नहीं चाह रहा। फिलहाल इस चैप्टर को ये सर, एक्चुअल एफओएच में वेरिएबल एक
11,25,000 नहीं आएगा। एक्चुअल एफओएच में वेरिएबल एफओएच 11,25। अच्छा भाई 11,25। अच्छा 11,25 ठीक है। कहां गया 11,25? क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 11,25। तो मैंने क्या लिया है? अलग ले लिया। जरा चेक करना, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको प्लीज। ये 11,25,000 हमारे पास, वही तो बोल रहा 45 इंटू दिस, वही मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, वो कैलकुलेशन में हो गया, सेम है वहां, वरना एक्चुअल दिया हुआ था, मैं उसको देख नहीं पाया, मैंने रेट ले लिया डायरेक्ट। सुनो आप, मैंने रेट से कर दिया, वो सेम आगे, इत्तेफाक है। लेकिन अगर एक्चुअल वेरिएबल एफओएच दिया हो तो फिर हम डायरेक्टली वो ले लेंगे, मैंने देखा नहीं था। मैं काम करता हूं, आप इससे भूल ना जाए। यहां देखिए, इधर इसको हटा दें, कितना एक्चुअल दिया हुआ है? 11,25,000। इफ इट इज गिवन इट विल बी टेकन। सही है भाई? वेरिएबल ओएआर 37.5 आ रहा है। अच्छा 37.5 आ रहा है वेरिएबल एफओएच। 11,25,000 11,25,000 ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी मेरी असल में मुझसे टाइपिंग एरर हुआ हुआ है कोई, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे अभी याद आया, मैंने इसमें से टोटल वेरिएबल हटाया था और फिर वो बाद में ये आगे प्रिंट हो गया है, तो हो सकता है ये मिस्टेक हो गई हो। लेट मी फाइनलाइज। इनका ये कहना है कि आप अगर ओएआर निकाले वेरिएबल का तो वो नहीं आ रहा। अभी हमारा कितना आ रहा है वेरिएबल एफओएच रेट? वेरिएबल एफओएच रेट हमने जो निकाला था कितना आ रहा था? 45, और कैलकुलेशन वाइज जाओ तो 45 नहीं आ रहा। तो वो क्या वजह है? उसमें मेरा ख्याल है सवाल में मिसप्रिंट हो गया कुछ। जरा सुनिएगा इधर, एक मिनट जरा चेक करना है यार। एक्चुअल वेरिएबल एफओएच एज इट इज जैसे बजटेड था तो 1,11,25,000 1,12,5,000 और उसको डिवाइड कर दो 30,000 से, 37.5 आ रहा है। ये असल में हुआ ये है कि मैंने 2-3 सवाल बनाए, एक मैंने मार्जिनल में लिखाना था, वहां के चक्कर में मुझसे कोई मिसप्रिंट हो गया है। तो आप सही कह रहे हो। अब इसको हम कैसे करेक्ट करें कि यार ये पूरा फॉर्मेट डिस्टर्ब ना हो, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे ना इसको आप एक काम करो, फिर क्या चीज नहीं ना, फिर वो फिर सारा फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, एक काम कर लो। मैंने वेरिएबल एफओएच रेट लिखवाया है, सही, बस ठीक है। इसका हल एक है, समझ आ गया। सुनो इधर, इधर बहुत आसान है। असल में बताए क्या है, मैं बताता हूँ। ये मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन को मिलाकर एक सवाल बनाना था, आगे ये मार्जिनल से कराना था, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ करा के फिर वहां जाके यूज करनी थी। फिलहाल अभी हम अवॉइड कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप एक काम करो, बस एक काम करना है प्लीज, आप भी सब लोग, ये जो लिखा हुआ ना सेम एज बजटेड, ये उड़ा दो, जरा उड़ाओ, गेम खत्म यार। वेरिएबल के साथ, यानी ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल वेरिएबल एफओएच 11,25,000 नजर आया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम एज बजटेड, ये छोड़ दो, ये हटा दो लाइन, सेम एज बजटेड, उससे मतलब अलग जा रहा है। अब या तो मुझे रेट बदलना पड़ेगा, रेट बदलूंगा ना बेटा, इधर पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक हल तो ये था कि वो रेट में वही ले लेता 37.5, कोई मसला नहीं मेरे लिए। अब यहाँ पर रेट ले लिया 45, उसकी बेस पर सवाल हो गया, सब निकल आया, कोई टेंशन नहीं है। तो हम दूसरा काम एक और कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को करने नहीं जा रहे, हम कल से नया टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर मैं मार्जिनल में जाता तो फिर मैं ये डाटा उठाता, उठाओ और आओ इसको कंपेयर करें, लेकिन फिलहाल अभी प्लान नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई लॉजिकल मसला नहीं है। मैं दो डाटा को कंपेयर करने का प्लान था मेरा, वो हुआ ये होगा कि मैंने वहाँ की वैल्यू यहाँ लिख दी। वो होता है, आप देखोगे आगे जाके सवाल सेम है,
आगे जाके देखो मार्जिनल में यही सवाल उठाकर फिर मैंने कंपेयर करना था मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस को, लेकिन फिलहाल अभी मेरा इरादा नहीं है। अच्छा जी, अब आप देखिए इधर सेम एज बजटेड हटा दिया आपने, सेम एज बजटेड हटा दो, यानी ये खाली एक्चुअल है, बजट नहीं है। तो बजट क्या था हमें नहीं पता। फिलहाल इसको इतना काफी है आज के लिए मेरा ख्याल है। अब आप प्लीज यार मेरी बात समझ लें जरा सा। हाँ, बजटेड 45 है और एक्चुअल रेट 37.5 है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, अब आप देखिए इधर मैंने चांद रात रमजान से पहले भी वो एक कॉल आ गई थी, अर्जेंट मुझे जाना था, तो मैं वो भी उस दिन भी सही क्लास नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो पाई। आज तो खैर मसला नहीं था, मैं उस दिन भी आपको बोल के जाता भाई पहला रोजा मैं क्लास नहीं लूंगा, साफ बात है, मैं लेते ही नहीं पहले दिन क्लास, लेकिन मैंने उस दिन बोला नहीं, जल्दी चला गया तो मजबूरन मुझे आना पड़ रहा है। मैं 2 रोजे कोशिश करता हूँ क्लास ना लूँ, अवॉइड करता हूँ, पता नहीं क्यों, शुरू से मेरी काफ़ी अरसे से आदत बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ प्लीज़, क्योंकि रमज़ान में ना एक चीज़ ऑब्जर्व करें आप, थोड़ा सा बोरियत एलिमेंट, थोड़ी नींद, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगा ना, आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, तो 1-2 दिन भी ज़ाया नहीं कर सकता। कल से इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। ये थोड़ा बोरिंग है क्योंकि स्टार्ट होता है, रिदम बनाना होता है, टर्म्स बतानी होती है, उधर तो आपको डायरेक्टली लॉजिक्स लगानी होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम कल से वो स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।